प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अर्थात यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। यह बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स का टॉपिक है। आज हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। प्रकाश के व्यतिकरण को सर्वप्रथम यंग ने किया था। यंग नामक वैज्ञानिक ने उसने सर्वप्रथम प्रकाश के व्यतिकरण प्राप्त किए थे। उसने सूर्य के प्रकाश को, जो सनलाइट है, उसको पिन छिद्र S के द्वारा दो पिन छिद्रों S1 और S2 पर गिराया। यानी जो सूर्य का लाइट है उसको पहले तो S1 से गुजारा, फिर S1 के बाद इसको S1 और S2 से गुजारा। ये भी दो पिन छिद्र हैं, उस पर गिराया। ठीक है। और S1 और S2 S के सापेक्ष समान दूरी पर है, यानी S से ये S1 और S2 समान दूरी पर हैं दोनों, और परस्पर निकट हैं। ये दोनों निकट हैं और ये भी दोनों निकट हैं। और S से क्या है, गोलीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जब S से गोलीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो S1 और S2 से भी गोलीय तरंगें ही उत्सर्जित होंगी। ठीक है। तो इन तरंगों के जो आयाम तथा तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, समान होते हैं। अब क्या करेंगे, इनसे कुछ दूरी पर हम एक पर्दा रखते हैं। डायग्राम में देखिए, ये S1 है, सॉरी ये S है, ये S1 है, ये S2 है। S से गोलीय तरंग उत्सर्जित हो रही हैं और S1 S2 से भी गोलीय तरंग उत्सर्जित हो रही है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इनसे कुछ दूरी पर हम सफ़ेद पर्दा रखते हैं। यानी S1 S2 से कुछ दूरी पर हमने ये पर्दा यहाँ पर रख दिया है। तो क्या होता है, तो एकांतर क्रम में हमें प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती हैं। यानी एक के बाद एक प्रदीप्त अदीप्त, प्रदीप्त अदीप्त, इस प्रकार की फ्रिंजें हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम व्यतिकरण पट्टियाँ कहते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए, बिंदु A, C और E तो हमारे पास प्रदीप्त हैं, क्योंकि इन बिंदुओं पर एक तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के शीर्ष के साथ संपत्ति है, अथवा एक तरंग का ग्रत दूसरे तरंग के ग्रत के साथ संपाती होता है। अर्थात दोनों तरंगे समान कला में, यानी या तो शीर्ष से शीर्ष टकरा रहे हैं या ग्रत से ग्रत टकरा रहे हैं, यानी दोनों तरंगे समान कला में हैं। जब जब समान कला में तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो समपोषी व्यतिकरण होता है और हमारे पास वहाँ पर चमकीली ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है। इसलिए A, C और E पर तो हमें प्रदीप्त फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज हमें प्राप्त होगी। ठीक है। और कुछ अन्य बिंदु जैसे B और D अदीप्त होते हैं, क्योंकि उन बिंदुओं पर क्या होगा, एक तरंग का श्रृंग आएगा, दूसरे का ग्रत आएगा। अर्थात दोनों तरंगे जो हैं उस समय विपरीत कला में होंगी। तो विपरीत कला में जब तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो विनाशी व्यतिकरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखो, डायग्राम में दर्शाया गया है, ये देखो, एक तरंग का श्रृंग ग्रत, इस प्रकार दूसरे का, तो जहाँ पर श्रृंग आ रहे हैं, जैसे ये आ गए, तो यहाँ पर A बिंदु हो गया, ये प्रदीप्त हो गया। उसी प्रकार देखिए, ये B बिंदु को देख लीजिए, तो B पर क्या है, एक श्रृंग है, एक ग्रत है, तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा, तो B पर अदीप्त फ्रिंज दिखाई देगी। ठीक है। आगे देखिए, अब मान लीजिए कि कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S है हमारे पास, और दो पिन छिद्र A और B समान दूरी पर स्थित हैं। ये प्रकाश स्रोत है और दो पिन छिद्र A और B हमारे पास यहाँ पर हैं और समान दूरी पर स्थित हैं। दोनों कलासबद्ध स्रोतों A और B के बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक है। दोनों A और B के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। और माना कि स्रोत से पर्दे की जो दूरी है, स्रोत से पर्दे की दूरी कितनी है, d है। तो यहाँ पर ये स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी दर्शाएगी, ये d है।
दोनों प्रकाश स्रोतों से समान दूरी पर स्थित है। कौन सा? बिंदु सी। तो यहाँ पर अर्थात यहाँ पर जो पथांतर है वो शून्य होगा। ये जो बिंदु सी है वो दोनों से समान दूरी पर स्थित है, यानी कलंगे समान कला में यहाँ पर पहुँचेंगी और यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है। अब इसके एकांतर क्रम में हमें यहाँ पर फ्रिंजें और प्राप्त होंगी, ऊपर भी प्राप्त होंगी और नीचे भी प्राप्त होंगी। ठीक है। और किस प्रकार की प्राप्त होंगी वो देखिए आगे। मान लीजिए कि कोई बिंदु P है जो C से x दूरी पर स्थित है, तो दोनों स्रोतों से वहां पर प्रकाश तरंगे बिंदु P पर पहुंचेंगी। तो चित्र से देखिए पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस डी बाई टू और पी आर हो जाएगा x प्लस डी बाई टू। देखिए डायग्राम से, ये है हमारे पास कोई बिंदु P जो C से x डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो ये जो A और B की डिस्टेंस कितनी है? D। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी? डी बाई टू। और इधर भी यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? डी बाई टू। ठीक है। तो यानी पी क्यू कितनी हो जाएगी? पी सी माइनस क्यू सी। तो पी कितनी है? एक्स और ये कितनी है? डी बाई टू। तो एक्स माइनस डी बाई टू। और पी आर कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस डी बाई टू। इस प्रकार हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट की है। ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू एक्स माइनस डी बाई टू और पी आर इक्वल टू एक्स प्लस डी बाई टू। ठीक है। अब देखिए बीपी का स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा। तो हम बीपी और एपी की वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम उसको मान निकाल सकते हैं। पिछले डायग्राम में देखिए, ये देखो क्या निकालना है? बीपी। एक में कैलकुलेट करके बता देता हूँ। बीपी ये इस प्रकार हो गया। ठीक है। ये डिस्टेंस निकालनी है तो क्या हो जाएगा? कर्ण इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पी आर कितनी है? एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार ए पी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है। ये आ गया। ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2xt। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख दिया हमने। और ये किसके बराबर है? 2xd के बराबर है। तो बी पी माइनस ए पी कितना हो जाएगा? बी पी माइनस ए पी इक्वल टू हो जाएगा 2xd अपॉन बी पी प्लस ए पी। और बी पी प्लस ए पी अप्रॉक्स है डी के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये अप्रॉक्स डी के बराबर ये डिस्टेंस हमें आएगी, क्योंकि जो दोनों स्लिट हैं उनके बीच में डिस्टेंस है जो अल्प है। डी स्मॉल डी का जो मान है वो बहुत कम है, इसलिए बी पी इक्वल टू ए पी अप्रॉक्स डी हम मान सकते हैं। ठीक है। तो बी पी प्लस ए पी कितना हो जाएगा? 2d के बराबर है। तो मान रख दिया हमने। ये आ जाएगा पथांतर। बी पी माइनस ए पी क्या हो जाएगा? दोनों तरंगों का पथांतर हमें प्राप्त हो जाएगा और ये बराबर आएगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है। कलांतर की बात करें तो कलांतर कितना होता है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पथांतर। तो कलांतर निकाल सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पथांतर कितना है? एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है। तो ये दोनों तरंगों के बीच में पथांतर हो जाएगा और ये कलांतर हो जाएगा। अब ये कलांतर किस प्रकार का है या पथांतर किस प्रकार का है, उस हिसाब से हमें प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें हमें प्राप्त होंगी। कहाँ पर? बिंदु पी पर। देखिए केस फर्स्ट, प्रदीप्त फ्रिंजें।
यदि ये जो पथांतर हमने कैलकुलेट किया वो एन लैम्बडा के बराबर हो तो बिंदु P पर हमें प्रदीप्त फ्रिंज दिखाई देगी, यानी एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्बडा, तो एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो ये हमें पथांतर प्राप्त होगा और इस पथांतर पर हमें बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज दिखाई देगी? प्रदीप्त फ्रिंज दिखाई देगी। ठीक है, और दो क्रमागत प्रदीप्त फ्रिंजों या अदीप्त फ्रिंजों के जो बीच की दूरी है उसको हम कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। दो क्रमागत यानी ब्राइट डार्क फिर ब्राइट, तो दो ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी फ्रिंज चौड़ाई। इसी प्रकार डार्क ब्राइट डार्क, तो दो डार्क फ्रिंज है उनके बीच की जो चौड़ाई है वो कहलाएगी फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, तो दो क्रमागत प्रदीप्त फ्रिंजों या अदीप्त फ्रिंजों यानी डार्क फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है और उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसमें n इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी। x2 के लिए सॉरी n इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगा x2 टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। इसी प्रकार xn इक्वल टू लैम्बडा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हमें प्राप्त हो जाएंगे सबके लिए पथांतर। ठीक है, तो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच में निकालना है तो कोई भी दो ले लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम? x2 माइनस x1 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? लैम्बडा डी अपॉन डी। ठीक है, अब हम अदीप्त फ्रिंजों की बात करें तो जब पथांतर 2n+1 लैम्बडा बाई 2 के बराबर होगा तो हमें अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देंगी। या हम क्या लिख सकते हैं? एक्स डी अपन कैपिटल डी इक्वल टू 2n+1 लैम्बडा बाई 2, इससे x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार n इक्वल टू 0 1 2 3 का मान रख के हमें ये मान प्राप्त हो जाएंगे x0 x1 x2 x3। और फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें फ्रिंज चौड़ाई का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस केस में जैसे x1 और x2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 कर लीजिए या फिर कर लीजिए x1 माइनस x0 कर लीजिए, कोई सी भी दो क्रमागत फ्रिंजें ले लीजिए, उसका अंतर हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो फ्रिंज चौड़ाई के बराबर आएगा। तो दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच का जो दूरी ज्ञात करते हैं यानी x2 माइनस x1 ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होगा लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं कौन सी? प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई, दोनों जो हमारे पास दूरियां प्राप्त हुई हैं अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी और प्रदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दोनों को देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कि दोनों समान है। उनके लिए भी लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन डी प्राप्त हुआ है प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए भी, और अदीप्त फ्रिंजों के लिए भी हमें यही मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि अदीप्त फ्रिंजें और दीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो समान होती है और किसके बराबर होती है? बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो ये था हमारा यंग का दीर्घ छिद्र रेखा प्रयोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।